नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है और बहुत पुरानी है। बात है मध्य प्रदेश की। मैं जगहों के नाम, लोगों के नाम इसलिए बदल कर कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से पीड़िता का नाम या ऐसा कोई शब्द जिससे पीड़िता की पहचान हो सके वो कंटेम्प्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए उस गाइडलाइन के हिसाब से मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल, एक सेंट्रल जेल की कॉलोनी की बात मैं बता रहा हूँ। उस कॉलोनी के क्वार्टर नंबर वाई के पीछे 21 फरवरी 1996 को जो उस सेंट्रल जेल के अधिकारियों का जो परिसर था, वहाँ के तमाम कर्मचारी, कुछ पब्लिक के लोग भी, कर्मचारियों के घर के सारे लोग अचानक क्वार्टर नंबर वाई के पीछे इकट्ठा होने लगे। पुलिस की एक लंबी चौड़ी टीम भी वहां पहुंच गई और बंगले के पीछे बने एक सेप्टी टैंक से, सामान्य रूप से जेल परिसर में या जेल में पाइपलाइंस का इस्तेमाल, सीवर पाइपलाइन हो या बड़ी मोटी उसकी पाइपलाइन हो जल की, या कोई रिवुलेट नहर की, छोटी नहर की कोई पाइपलाइन हो, वो जेल परिसर से होकर नहीं जाती है। कारण आप समझ सकते हैं, कभी कभी कैदी भागने के लिए ऐसी नालियों का, ऐसी पाइपलाइंस का इस्तेमाल कर लेते हैं जब तक कि वो बहुत छोटी न हो। तो खैर, वहाँ सब जगह ये सेप्टिक टैंक बने होते हैं जो शौचालयों से और स्नानागार से अधिकारियों के जुड़े होते हैं। पुलिस वहाँ पहुँची, उसके साथ 2 लोग और थे प्राइवेट में, जिनके मुंह ढके हुए थे। लग रहा था कि ये अपराधी हैं किसी क्राइम के सिलसिले में। सेप्टी टैंक के पास पहुंचकर उसके पत्थर को हटाया गया, आधा टूटा हुआ था। हटाया गया तो उसमें सबसे पहले एक साइकिल निकली। उसके बाद उसमें से एक बच्ची की लाश निकली। बच्ची की उम्र करीब 15 साल थी। साइकिल भी उसी बच्ची की थी और ये घर जेलर, डिप्टी जेलर श्री BS वर्मा, ये नाम परिवर्तित है, ये उनका घर था। डिप्टी जेलर साहब के घर में उनकी बड़ी बेटी 16 वर्षीय, 15-16 वर्षीय, जिसका नाम था टीना, और दूसरी बच्ची, नाम ये भी परिवर्तित है, शिप्रा, जिसकी उम्र थी 12 वर्ष। ये पिछले 24 घंटे से गायब थी। पुलिस प्रयास कर रही थी, लोग प्रयास कर रहे थे, जेल परिसर के रहने वाले अधिकारी कर्मचारी गण प्रयास कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे बाद यानी 21 फरवरी 1996 को उसकी डेड बॉडी सेप्टिक टैंक से बरामद हुई और उसकी साइकिल भी वहीं से बरामद हुई। इस खौफनाक दृश्य को देखकर वहाँ चूंकि अधिकारियों के परिजन ही रहते हैं, वो एकदम से, जैसे कहते हैं, फपक फपक कर रो पड़े। थोड़े लोग रहते हैं उसमें और बच्चे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और परिवार भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानता है। दरअसल इस खौफनाक, जो उस समय का खौफनाक दृश्य था, उसकी शुरुआत एक दिन पहले हुई थी। सहायक जेलर श्री वर्मा अपने क्वार्टर में अपनी 2 बेटियों, 16 साल की टीना और 12 साल की शिप्रा के साथ रहते थे। शिप्रा, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य अपने गृह जनपद 2 दिन के लिए गए हुए थे। टीना चूंकि 12वीं की छात्रा थी और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, इसलिए वो और उसकी छोटी बहन भी घर में रुक गए थे। सुबह करीब 7 बजे
छोटी बहन शिप्रा स्कूल चली गई। घर में टीना और उसके पिताजी रह गए। तभी रोज की तरह दो लोग बंगले पर काम करने, यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बंगले पर काम करने वाले आए। एक था मोलाई, दूसरा था मोलाई जो जेल में गार्ड था, और दूसरा था संतोष जो एक सजा याफ्ता कैदी था। और दोनों ही वर्मा जी के घर के बगीचे, लॉन और बगीचे की देखभाल का काम दिन भर करते थे। दोनों का बहुत लंबे समय से, कई सालों से उस बंगले पर आना जाना रहा था। बंगले में जो भी अधिकारी आता था, लेकिन ये दोनों कर्मचारी उसी बंगले के लिए डिजिग्नेटेड थे, वहीं पर वो अपना काम कर रहे थे। सुबह 9 बजे सहायक जेलर यानी डिप्टी जेलर श्री वर्मा जी अपने ऑफिस के लिए घर से निकल गए। तब घर में 3 लोग थे, टीना, मुलई और संतोष। करीब 10 बजे के आसपास, 9 बजे वो निकल गए, 10 बजे के आसपास पड़ोस में रहने वाले जेलर की पत्नी और उनकी बेटी प्राची ने एक बड़े जोर की चीख सुनी। वो दोनों, और साथ में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी सुनी, कुछ शोर भी सुना। वो दोनों बाहर निकलीं, लेकिन उन्हें कुछ असामान्य नहीं दिखाई दिया। पास ही के मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और अक्सर ये गेंद लोगों के घरों में आ जाती थी बाउंड्री में, इसलिए इसको सामान्य घटना समझकर कि यही बच्चे होंगे, गेंद आई होगी, कोई चिल्लाया होगा, और वो दोनों फिर घर के भीतर चली गईं। करीब 11 बजे प्राची यानी जेलर साहब की बेटी एक ऑडियो कैसेट लौटाने के लिए घर पहुंची टीना के। उसने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दोपहर लगभग 12 बजे छोटी बहन शिप्रा भी स्कूल से लौटी, तो उसे भी वही जवाब मिला जो ये दोनों जवाब दिया करते थे, मुलई और संतोष। हालांकि उसे कुछ अजीब सा लगा। घर का एक कमरा अंदर से बंद था। थोड़ी देर बाद संतोष वहाँ से चला गया, लेकिन मुलई वहीं पर रुका रहा। उसने शिप्रा को 2 समोसे देते हुए कहा कि टीना उसके लिए मंगवा कर गई है। स्कूल की ड्रेस उतार के शिप्रा ने वो दोनों समोसे खाए। करीब 1:30 बजे जब पिता ड्यूटी से लौटे तो उन्हें बताया गया कि टीना बाहर गई है। यही जवाब संतोष और मुलई दोनों ने कहा कि साहब वो अपनी साइकिल से बाहर चली गई है। उसकी साइकिल भी घर पर नहीं थी। इसलिए शुरुआत में पिता डिप्टी जेलर श्री वर्मा को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली उनकी भी बेचैनी बढ़ने लगी। टीना न तो किसी दोस्त के पास थी और न ही रिश्तेदारी में। पूरी रात तलाश जारी रही। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह वो शव मिल गया। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि टीना के साथ पहले बलात्कार हुआ, गंभीर बलात्कार। गंभीर का मतलब बहुत ही वीभत्स बलात्कार किया गया। फिर उसका गला घोंटा गया, और फिर संभवतः प्राण निकल जाने के बाद उसके पेट पर चाकुओं से घोंपा गया। खैर, पुलिस की उस समय भी, जब ये बरामद नहीं हुई थी, जब ये तय हो गया कि 11 बजे के आसपास मुलई और संतोष ही घर में थे, तो पुलिस की निगाह भी संतोष और मुलई पर टिक गई। वे आखिरी लोग थे जिन्होंने टीना को जीवित देखा था। लास्ट सीन की बात कहा जाता है पुलिस की लैंग्वेज में। लेकिन उसकी, संतोष की सहजता और मुलई का रात भर टीना की तलाश में पुलिस और घर वालों के साथ घूमते रहना, ये पुलिस की विवेचना को उलझा रहा था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी क्या किया जाए। पुलिस के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे, जैसे कि ये किसी बाहरी व्यक्ति ने किया हो, टीना किसी के साथ चली गई हो, लौट के आई हो तब उसके साथ ये हादसा हुआ हो, कातिल
वही थे जो पूरे परिवार का हमदर्द बनकर परिवार के साथ खड़े हुए थे। खैर, 21 फरवरी की सुबह लाश मिलते ही जांच शुरू हो गई। शुरू होते ही पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की और उन्हें यहीं पहला सुराग मिला। पड़ोस की रहने वाली प्राची, इसका भी नाम बदला गया है, बच्ची जो थी, और उसकी मां ने बताया कि 20 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे उन लोगों को तीखी सी चीख, बहुत तेज चीख सुनाई पड़ी थी। बाहर निकलने पर सब सामान्य दिखा। संतोष और मुलई बगीचे में काम कर रहे थे और पास के मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। पुलिस की जांच को अब एक ठोस दिशा मिल गई थी कि जिस समय चीख हुई संभवतः उसी समय की वारदात है और उस समय ये दोनों घर में मौजूद थे जिनको जेलर की पत्नी और उनकी बेटी ने देखा था। आरोपियों के बयानों में विरोधाभास था। हिरासत में कड़ी पूछताछ के दरमियान संतोष ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को उस जगह पर ले गया जहां उसने सबूत छिपाए थे। उसकी निशानदेही पे ही सेप्टिक टैंक से टीना की साइकिल भी बरामद हुई थी। इससे प्राची की इस गवाही की पुष्टि हुई कि 11 बजे ये दोनों यहीं पर मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच ने हत्याकांड की विभत्सता उजागर कर दी। टीना के कपड़ों और बिस्तर की चादर पर मानव रक्त और स्पर्म के निशान मिले, जिससे बलात्कार की पुष्टि हुई। खैर, टीना ने जान बचाने के लिए भी कड़ा संघर्ष किया था। उसके गालों पर दांतों के काटने के निशान और शरीर पर हाथापाई के स्पष्ट संकेत थे। बलात्कार के बाद उसका गला घोंटा गया, फिर चाकू से पेट पर वार किए गए। जांच में सामने आया कि मुलई और संतोष ने अपराध के बाद सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने टीना का शव सेप्टिक टैंक में फेंका, कमरे में फैला खून साफ किया और खून से सने कपड़े और चादर को घर के भीतर कमरे में रखे हुए भूसे के ढेर में छिपा दिया। केवल ऐसा सबूत मिला जिससे सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो वैज्ञानिक सबूत था। सबूत एक फटा हुआ कपड़ा बना। टीना का गला जिस कपड़े से घोटा गया था वो अंडरवियर का एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा जहां कपड़े, चद्दर, खून से सनी चीजें छिपाई गई थी, दूसरा हिस्सा उन कपड़ों के साथ छिपाया गया था। एफएसएल की जांच में साबित हुआ मुलई की निशानदेही पर बरामद कपड़े का टुकड़ा और टीना के गले में लिपटा हुआ कपड़ा एक ही अंडरवियर के दो हिस्से थे। इस अकाट्य सबूत ने आरोपियों के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। खैर, 18 फरवरी 1997 को सत्र न्यायालय ने दोनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। बाद में हाई कोर्ट ने भी ये फैसला बरकरार रखा और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध की श्रेणी में रखा गया था। बाद में हाई कोर्ट से और इस समय सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन इस समय पेंडिंग है और जल्दी ही, उम्मीद है जल्दी ही इसका फैसला भी आ जाएगा। आज की घटना देखिए, घर में काम करने वाले नौकर, जिनमें से एक तो सरकारी कर्मचारी था, गार्ड था जेल का, और दूसरा एक सजा याफ्ता बंदी था जो जेल इनमेट्स की ड्रेस में रहते हैं और जेल के ऑफिस या जेल से संबंधित अधिकारियों के घरों पर काम काज किया करते हैं। ऐसे नौकरों या घरेलू सहायकों के बारे में जो उन्हीं के मातहत हों, मैं उन साहब लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके घर के घरेलू नौकर या जो इस केस में सजा याफ्ता कैदी, उन जिनके यहाँ काम करते हैं, मतलब वो उनके जुरिस्डिक्शन में पड़ें। जैसे सजा याफ्ता कैदी था
तो वो उनके जुरिस्डिक्शन में था, लिखा पढ़ी में उनके जुरिस्डिक्शन में था। तो उनके बारे में ऐसे साहब लोग ये धारणा बना लेते हैं कि ये क्या करेगा, इसकी नौकरी खा जाऊंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, और इसीलिए उनको हमेशा डांटते फटकारते रहते हैं, उनके साथ बदजुबानी भी करते हैं। ऐसा खासकर वर्दी वाले महकमों में होता है। जितने वर्दी के महकमे हैं, 50 हैं, वो चाहे जिस तरह की वर्दी वाले महकमे हैं जिनके यहाँ उनके सबॉर्डिनेट, सबसे निचली श्रेणी के सबॉर्डिनेट काम करते हैं या उनके कर्मचारी होते हैं, उनके साथ इस तरह की बदजुबानी या गाली गलौज आम बात है। ऐसा काम जो उन्हें नहीं करना चाहिए या उनके चार्टर में नहीं है, ऐसा काम भी उनसे ये साहब लोग कराया करते हैं। और ये मुमकिन है कि ऐसी ही जलालत से परेशान होकर दोनों ने ऐसा कुकृत्य किया हो कि एक बच्ची की, एक नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी। देखिए, सजा याफ्ता कैदी के बारे में ये भी जो लोग भी जेलों से वाकिफ़ होंगे, सजा याफ्ता कैदी आजीवन कारावास भुगत रहे होते हैं। कुछ उसमें पढ़े लिखे होते हैं, कुछ उसमें कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले होते हैं, कुछ इसमें घरेलू काम करने में महारत होते हैं। तो ऐसे लोगों से जेल एडमिनिस्ट्रेशन, वही, क्योंकि नौकरों की इतनी बहुतायत तो जेल के भीतर नहीं होगी, एक एक दो दो ऐसे जो सजा याफ्ता कैदी हैं वो अधिकारियों के घर पर काम करने के लिए, या जेल में जो खेत बहुत बड़ी जगह में होते हैं उसमें दिन भर उनसे खेती किसानी का काम कराया जाता है। और खाना बनाने का जो इतनी बड़ी मेस है, और आजकल सभी जेलें देश की ओवर क्राउडेड हैं। अगर 500 की कैपेसिटी है तो उसमें 1500 लोग होंगे। लखनऊ की जेलों में भी जहां 300-400 की कैपेसिटी है या 500 की है, 1400-1500 कैदी उसमें रहते हैं। नेचुरली दोनों टाइम का खाना बनाने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग चाहिए। जेल के लोग कभी बाहर से किसी को बुलाकर उसको एम्प्लॉय करके और खाना बनवाने का काम नहीं करते हैं। यही जेल के सजा याफ्ता सैनिक या ऐसे सैनिक जिनके सदचारी होने का सर्टिफिकेट जेल के अधिकारी देते हैं, उनको मेस में भी लगाया जाता है और एक टाइम में 30-40 लोग मेस में काम करते हैं। इसके बदले में जो जेल में निर्धारित पारिश्रमिक होता है एक दिन काम करने का, वो पारिश्रमिक इन लोगों को दिया जाता है। और जेल में थोड़ी सुविधाएं, जैसे बिछाने के लिए अच्छा कंबल, ओढ़ने के लिए अच्छा कंबल, पंखे या कूलर की व्यवस्था किसी एक बैरक में अगर हो तो उनको सुविधाएं भी दी जाती हैं कि ये हमारे कहने से ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सजा याफ्ता कैदियों के बारे में समझिए। सजा याफ्ता कैदी जब आजीवन कारावास भुगत रहे होते हैं, वो ज़्यादा उन पर कंट्रोल होता है जेल के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, कि ये कहाँ जाएगा, इसकी सज़ा पूरी नहीं हुई है, भागेगा, मुकदमा लिखा जाएगा, फिर पकड़ के आएगा। तो उनको ही वो ज़्यादातर जो आजीवन कारावास के भोगी होते हैं, उनको ही इस तरह के कामों में लगाया जाता है कि ये कहीं जाएंगे नहीं। इन्हें पता है कि इनका फेट, इनका भाग्य क्या है और यहीं जीना है, यहीं मरना है। लेकिन जो आजीवन कारावास के सजा याफ्ता कैदी होते हैं, वो या तो हत्या में आजीवन कारावास काट रहे होते हैं, या बड़ी डकैती जिसमें कई लोग मारे गए हों उसमें आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे होते हैं, या कोई बहुत हीनियस क्राइम हुआ हो उसमें ये आजीवन कारावास भुगत रहे होते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को जो मूल रूप से अपराधी थे जेलों में सज़ा काट रहे हैं, उनका घर में फ्री एक्सेस देना या कोई घरेलू काम कराना, ये बहुत बड़ी धोखे की बात होती है। किसी के समझ में आए या ना आए, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। ऐसे ही पेशेवर अधिकारियों के लिए, अपराधियों के लिए एक कहावत है, बड़ी फेमस है, सब लोग जानते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। यानी चोर
हो सकता है चोरी न करे, लेकिन हेरा फेरी से बाज नहीं आ सकता। अपराधी मानसिकता के ये लोग, जिन्हें घरेलू काम के लिए जेलों के भीतर लगाया जाता है, उनसे आप कभी सद्चरित्र की अपेक्षा न करें। इनके रग रग में अपराध है, जब भी मौका मिलेगा ये अपराध करेंगे। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।